नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा तला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिनेता अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्क्रीनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, ये फिल्म हिंदू राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर आधारित है। स्क्रीनिंग का आयोजन लखनऊ में किया गया है और इस खास स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अक्षय कुमार और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर होंगे और इस दौरान निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। और सम्राट पृथ्वीराज यशराज फिल्म की पहली ऐतिहासिक फिल्म है जो बहादुर राजा पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली जीवन पर आधारित है। और फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय कुमार ने महान योद्धा राजा पृथ्वीराज की भूमिका निभाई है। आक्रमणकारियों और लुटेरों के खिलाफ भारत की रक्षा करने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता ने लोक गाथाओं के जरिए अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया और इस फिल्म के जरिए महान सम्राट के साहस की भावना को सलाम किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जो मूवी है सम्राट पृथ्वीराज, और इस मूवी की ये मूवी किस पर आधारित है और इसकी मेन थीम क्या है? देखिए, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर, पृथ्वीराज रासो के जीवन पर ये आधारित है और जिसके लगभग कल इसकी पूरे देश भर में अलग अलग ये सिनेमा हॉलों में लग जाएगी। और उससे पहले आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में लखनऊ के लोक भवन में जो की गई है वहां पर ये पिक्चर देखेंगे। और कहा जा सकता है पृथ्वीराज रासो के जीवन पर यह पुस्तक पर आधारित है और कहीं ना कहीं उनके शौर्य पराक्रम का जो है वो दिखाया जाएगा और उनकी प्रेम कहानी भी इसमें शामिल है। और उनके जो जीवन पर पूरी तरह से यूं कहे कि जो आधारित है, उनकी प्रेम कहानी, उनके शौर्य, उनके वीर गाथा, उन सब पर कहीं ना कहीं आधारित है। और लगभग 300 करोड़ रुपए की ये फिल्म बनी है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और मानसी छिल्लर आज लोक भवन पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं मिस वर्ल्ड होने के नाते वो पहली फिल्म उनकी है। और कहीं ना कहा जा सकता है कि अक्षय कुमार आज इस लोक भवन में पहुंचकर उत्तर प्रदेश कैबिनेट के साथ पिक्चर देखेंगे। उनके निर्देशक भी उसमें शामिल होंगे। और कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को है, जो उनके जीवन है, जो उनकी शौर्य है, जो उनकी गाथा है, उन पर कहीं ना कहीं ये आधारित फिल्म है। और कहा जा सकता है कि आ, काफी लंबे समय से ये पिक्चर बनी है और काफी मेहनत करनी पड़ी अभिनेता और अभिनेत्री को। और पूरी फिल्म जो टीम है उसको कहीं ना कहीं करनी पड़ी और बड़ी भव्यता से इसमें कहा जा सकता है कि स्टेज है, जो मंच है, वो तैयार किया गया था। और जो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शौर्य गाथा के जो तिरंगे कह सकते हैं, जो झंडे जो गाड़े थे, उस पर कहीं ना कहीं ये पूरी आधारित फिल्म है। और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कल देश के अलग अलग राज्यों में स्क्रीनिंग पे ये कह सकते हैं सिनेमा हॉलों में लग जाएगी। तेलुगु, तमिल, हिंदी, इन सब पे ये फिल्म होगी। और कहा जा सकता है डेब्यू करने के लिए अक्षय कुमार, मनीषा के अलावा सोनू सूद और संजय दत्त, आशुतोष राणा, मानव विज, साक्षी देवर, ललित तिवारी समेत जो तमाम किरदार है इस फिल्म में, वो सब कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है वो कल स्क्रीनों पर दिखाई देगी। और लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मूवी देखेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ, जहां अभिनेता अभिनेत्री भी होंगे और निर्देशक भी आज देखेंगे। जी बिल्कुल। जितेंद्र, जिस तरीके से आज ये जो मूवी है इसके स्क्रीनिंग में, ये स्क्रीनिंग कहाँ पर, लखनऊ में कहाँ पर की जानी है और कौन कौन ये स्क्रीनिंग के वक्त यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, इससे पहले मैंने बताया कि लखनऊ के लोक भवन जहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां पर उसके हॉल में स्पेशल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। तो कल ये पिक्चर रिलीज हो रही है। रिलीज से एक दिन ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो सहयोगी हैं वो देखेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, अभिनेता होंगे अक्षय कुमार, अभिनेत्री होंगी मानसी छिल्लर होंगी, निर्देशक होंगे, वो सब मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो पृथ्वीराज रासो की जो वीर गाथा है उसको कहीं ना कहीं फिल्म के माध्यम से देखी जाएगी, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के जो शौर्य पराक्रम है और जो उनकी प्रेम कहानी है उस पर ही आधारित फिल्म है। और कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखेंगे। इससे पहले
जो देश पर बनी थी उरी, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने देखी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी थी अपने पिछले इससे पहले के कार्यकाल में। और कहा जा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को देखने के बाद टैक्स फ्री भी की जा सकती है। तो वो आज कैबिनेट के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में पिक्चर देखी जाएगी। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत है इस पिक्चर का। और कहा जा सकता है कि तमाम सुपरहिट फिल्म देने के बाद अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया इस फिल्म में। और तमाम जो कह सकते हैं सुप्रसिद्ध किरदार जो निभाते रहते हैं, चाहे वो विलन के रूप में, चाहे अभिनेता के रूप में सोनू सूद, अक्षय कुमार हैं, ऐसे तमाम जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में है। और इस फिल्म को कितना कामयाब हो सकती है, हालांकि कहा जा रहा है कि पहले से प्री बुकिंग शुरू हो गई है और प्री बुकिंग में काफी लंबा रक्ष है। लगभग सबसे महंगी फिल्म कहा जा सकती है फिल्म इंडस्ट्री में, ये मानी जा रही है। लगभग 300 करोड़ रुपए की फिल्म बताई जा रही है कि इसमें लागत आई है। अब देखते हैं कि कल कितना धमाल मचा पाती है और क्या पृथ्वीराज चौहान की जो जिंदगी है, जो उनकी कहानियां हैं, जो उनकी शौर्य, उनके पराक्रम की जो प्रेम कहानी है, कितना लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हर फिल्म का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना उद्देश्य लेकर हर फिल्म बनती है, तो इस मूवी का क्या उद्देश्य है? देखिए, साफ उद्देश्य कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो जो है, उनकी जो पृथ्वीराज चौहान है, जो उनकी कहानी है लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आम जनमानस और आज की जनरेशन तक जो हमारे शौर्य वीर पराक्रमी जो रहे हैं, उनकी कहानी जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और जो बच्चे हैं उन तक कहीं ना कहीं ये कहानी दिखाकर साफ कहा जा सकता है कि कैसे उन्हें पराक्रम, देश में कैसे पराक्रमी दिखाए, अपना जो वीर है, जो वीरता दिखाई, वो किस तरह से दिखाई। तो एक लक्ष्य साफ है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पर आधारित फिल्म है और आधार बिल्कुल साफ है कि किस तरह से उन्होंने अपनी वीरता की गाथा लिखी और उस वीर गाथा पर ही आधारित है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मूवी है, इस मूवी में कौन से अभिनेता ने क्या-क्या किरदार निभाए हैं? देखिए, सभी अभिनेताओं के अलग अलग किरदार है। आशुतोष राणा है, जो कि पुराने काफी किरदार उन्होंने निभाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और सोनू सूद, जो कि सुप्रसिद्ध कोरोना काल में भी वो लोगों की मदद करते नजर आए, सोनू सूद भी इस फिल्म में है। अक्षय कुमार है और मानसी छिल्लर हैं, जो कि मिस वर्ल्ड भी है, वो उनकी पहली फिल्म है। तो ये तमाम तरह के अभिनेता हैं इसमें, और सभी अलग अलग अपना किरदार निभाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। दिल्ली में नए उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा विभिन्न जगहों के निरीक्षण करना और अलग अलग विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। एलजी की एक जल बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक पर आप नेता आतिशी ने कहा कि आप दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश न करें। दरअसल 30 मई को दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की मीटिंग बुलाई और अलग अलग मुद्दों पर उनको निर्देश दिए, जिसका जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि एलजी साहब दिल्ली में नए आए हैं और नए एलजी बने हैं, तो शायद उन्हें दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का पूरा ज्ञान ना हो, और इसीलिए मैं उनको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ अब एमसीडी भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है, और जबकि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व जैसे मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और इस पर
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने भी मुहर लगाई है। आगे उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को एलजी कुछ आदेश देंगे और फिर दिल्ली सरकार कुछ और आदेश देगी तो अफसर किसके आदेश का पालन करेगा। अगर दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है तो पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट चलाना बंद हो जाएगी और इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली के निवासियों को होगा। कृपया आप दिल्ली की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा, साफ सफाई और कूड़े के पहाड़ की समस्याओं को सुधारने पर ध्यान दें। दरअसल विनय सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली और शपथ ग्रहण के दौरान ही उन्होंने बातों बातों में बड़े संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं बतौर उपराज्यपाल जनता के लिए काम करूंगा और राजनिवास से ज्यादा सड़कों पर नजर आऊंगा। आपको बता दें कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा विभिन्न जगहों के निरीक्षण करना और अलग अलग विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं और एलजी की एक जल बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक में आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश न करें। दरअसल 30 मई को दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की मीटिंग बुलाई और अलग अलग मुद्दों पर उनको निर्देश दिए, जिसका जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि एलजी साहब दिल्ली में नए आए हैं और नए एलजी बने हैं तो शायद उन्हें दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का पूरा ज्ञान ना हो, इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस में के साथ अब एमसीडी भी केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं, लगातार जो आम आदमी पार्टी है उन्हें सवालों के घेरे पर यहां पर खड़ा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले जो उपराज्यपाल थे यानी कि अनिल बैजल जी, उनसे भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तकरार रहा करती थी और अब इसको लेकर लगातार जो नए उपराज्यपाल बने हैं कहते विनय सक्सेना जी उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार और कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के बीच में भी तकरार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बात करें जिस तरीके से उपराज्यपाल ने जिस तरीके से जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बैठक की और उसको उनके दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो अध्यक्षता थी उसके अंदर लगातार कोशिश की गई कि दिल्ली के अंदर कितना सुधार होना चाहिए और कितना दिल्ली सरकार कार्य कर रही है, इस तरीके की जानकारी जो थी वो उपराज्यपाल ने हासिल की। और इसी को लेकर अब आतिशी की बात करें तो आतिशी ने कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को घेरने की कोशिश की गई है और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के हाथ में अगर दिल्ली पुलिस आती है तो उसको दिल्ली पुलिस के लिए काम करे, उपराज्यपाल जो है वो उन क्षेत्रों में काम करे, चाहे वो एमसीडी हो या फिर कहें दिल्ली पुलिस हो या फिर कहें और विभाग हो जो केंद्र सरकार के हाथ में आते हैं उनके लिए ही कार्य करें, ना कि दिल्ली सरकार के जो कार्य हैं उनके बीच में कोई हस्तक्षेप करे। ना कि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोबारा से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी उपराज्यपाल से दिल्ली सरकार की नहीं बनती हुई नजर आ रही थी और उसी को लेकर अब दोबारा से जो नए उपराज्यपाल है उनसे भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की नहीं बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया तो उससे साफ जाहिर होता है आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा दिक्कतें बन सकती है। जी राजीव, इसी बीच आतिशी का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को जो है बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि संविधानिक कार्य जो है उनको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि उपराज्यपाल जो है वो अपने कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि दिल्ली सरकार के जो कार्य हैं उनके अंदर हस्तक्षेप करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतिशी की तो आतिशी ने शुरुआत जरूर कर दी गई है, मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो और नेता है इसको लेकर कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। मगर जिस तरीके से उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की है उससे तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं उपराज्यपाल जो है वो दिल्ली सरकार के कार्यों को समझना चाहते हैं कि कितने कार्य दिल्ली सरकार ने करे हैं और कितने काम और करने हैं। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी पानी की कमी देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करी है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो पानी को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, अस्पताल के स्वास्थ्य को लेकर हो, व्यवस्था को लेकर हो, तमाम जो जानकारी है वो उपराज्यपाल हासिल करना चाहते हैं ताकि ये पता लग सके कि दिल्ली सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है और उनके अंदर कमियां क्या क्या नजर आ रही हैं। जी राजीव, जिस तरीके से उपराज्यपाल ने यह कहा था
शपथ लेने के बाद ये उनका बयान सामने आया था कि वो जनता की मदद करेंगे और राजनिवास में रहने से ज्यादा वो सड़कों पर दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के बाद अब जो राज्यपाल हैं वो सवालों के घेरे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नए उपराज्यपाल की, तो नए उपराज्यपाल ने जब शपथ ली तो ये कहा था कि जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए आए हैं तो जनता के लिए कार्य भी करेंगे, और इसी को लेकर लगातार कहीं न कहीं कह सकते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर ये भी कहा गया था दिल्ली सरकार के साथ वो सहयोग भी करेंगे। मगर जब सहयोग की बात करें तो दिल्ली के जिस तरीके से दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत होती हुई नजर आ रही है, और भाजपा लगातार इसको लेकर कहीं न कहीं प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, और लगातार दिल्ली की जो परेशानियां हैं यानी कि पानी को लेकर, क्योंकि जैसे-जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे लेकर पानी की जो कमी देखने को मिल रही है, और उसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनसे कहीं न कहीं जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी कि पानी की कमी क्यों है और किन इलाकों के अंदर पानी की कमी है। अगर पानी की कमी है तो उसका कारण क्या है और उसका सुधार क्या है? ये अधिकारियों के द्वारा उन्होंने जानने की कोशिश की थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो किस्म के विधायक है आतिशी, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं उपराज्यपाल जो है वो दोबारा से, जैसे अनिल बैजल जी जो कटघरे के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे थे और लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि उपराज्यपाल जो है दिल्ली सरकार को कार्य नहीं करने दे रही है, यही आरोप शायद अब नए उपराज्यपाल पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी। राजीव, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ने की यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है और इससे जो दिल्ली गवर्नमेंट है पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, ये बात भी सामने आई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें संवैधानिक परिस्थितियों की, तो लगातार कहीं न कहीं उनको लेकर उपराज्यपाल के जरूर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आतिशी ने जरूर इसकी शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों के अंदर शायद ये सिलसिला अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी चलाया जा सकता है, मनीष सिसोदिया के भी द्वारा चलाया जा सकता है। आरोप भी लगाए जा सकते हैं कि उपराज्यपाल जो है वो अनिल बैजल के द्वारा ही, जैसे अनिल बैजल जी काम नहीं करने दे रहे थे, वैसे ही ठीक सक्सेना भी काम नहीं करने देने, यानी वीके सक्सेना भी काम नहीं करने दे रहे हैं। और इसी को लेकर जिस तरीके से वीके सक्सेना की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से कहीं ना कहीं जानकारी जुटाने की कोशिश की है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि दिल्ली की परेशानियों को वो दूर करना चाहते हैं, मगर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपने कार्यों के अंदर जो हस्तक्षेप किया जा रहा है उसको लेकर परेशान होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से आतिशी, आप नेता आतिशी लगातार जो है उपराज्यपाल पर हमलावर है, इसके अलावा कोई और आप नेता भी हैं जो इस तरीके के बयानबाजी उपराज्यपाल से करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अभी वीके सक्सेना की, तो उपराज्यपाल बने हुए उन्हें जब भी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, कुछ ही समय हुआ है, तो लगातार उसको लेकर बार बार कहा जा रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया था कि हम दोनों मिलकर दिल्ली की जनता के लिए कार्य करेंगे, और वीके सक्सेना से काफी उम्मीदें भी दिल्ली सरकार ने जताई थी। मगर यहाँ पर वीके सक्सेना जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से जानकारी जुटाने की कोशिश करी और पानी की कमी को लेकर लगातार उस परिस्थिति को दूर करने की कोशिश की, तो उसी को लेकर जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया, उससे तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं हमलावर होने की जो प्रक्रिया है वो आतिशी के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। आने वाले दिनों के अंदर शायद यही प्रक्रिया और भी बढ़ सकती है, यानी कि और नेताओं की तरफ से या फिर और विधायकों की तरफ से भी कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लग सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की परेशानी की, तो दिल्ली की परेशानी की जिम्मेवारी जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर भी बनती है, और जो दिल्ली सरकार की जो फाइलें होती है वो उपराज्यपाल अपनी मोहर लगाकर, सिग्नेचर कर उसको पास करते हैं। तो देखना होगा दिल्ली के अंदर जितनी भी पानी की परेशानियां या फिर स्वास्थ्य की परेशानियां, शिक्षा को लेकर परेशानियां, क्या उपराज्यपाल उनके अंदर भी हस्तक्षेप करेंगे या फिर सिर्फ जल बोर्ड के ही कार्य को ही ध्यान रखेंगे? मगर यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों के लिए कहा गया कि अधिकारी जो है वो कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं कि उपराज्यपाल का अधिकार आदेश माने या फिर दिल्ली सरकार का, तो कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इस दुविधा के अंदर फंसते हुए नजर आ सकते हैं। जी राजीव, जिस तरीके से उपराज्यपाल ने जल बोर्ड की अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और उनको ऐसे क्या निर्देश दिए कि जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है वो शुरू हो चला? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात समझने वाली बात ये होगी कि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो दिल्ली सरकार उसको अपने कार्य के हिसाब से ही चलाने की कोशिश करती है। मगर उपराज्यपाल ने सिर्फ यही समझने की कोशिश की थी कि लगातार जो भाजपा जो आरोप लगा रही है या फिर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पानी को लेकर मटका फोड़ अभियान चलाया जा रहा है, पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है, इसी को लेकर वो ये समझना चाहते थे कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा वाकई में ही जनता तक पानी पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर एक बैठक की गई थी। उस बैठक के अंदर अधिकारियों के द्वारा यही जानने की कोशिश की गई थी कि दिल्ली के किन किन इलाकों के अंदर पानी की कमी है, और पानी जहां पर आ भी रहा है तो वो क्या गंदा पानी आ रहा है या नहीं आ
आ रहा है या फिर ये समस्याओं को जानने की कोशिश की गई थी, मगर अधिकारियों की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि पानी की कुछ कमी जरूर है, मगर कितनी कमी है ये स्पष्ट नहीं किया गया। मगर यहाँ पर उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल इन्हीं परिस्थितियों को लेकर सिर्फ उनसे इतने ही जानना चाहते थे कि भाई इस परेशानी का हल क्या है, यानी कि अगर पानी की कमी है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा, क्या हरियाणा की तरफ से पानी नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम जानकारी जो थी इस बैठक के जरिए जुटाई गई थी। मगर इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी होती नजर आई, और जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर ये तकरार जरूर बढ़ सकती है। जी राजीव, इस मुद्दे पर फिर आपसे चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से जो पुराने उपराज्यपाल थे उन्होंने जो फाइलें रिजेक्ट की थी, क्या दिल्ली सरकार जो है इन फाइलों को, जो रिजेक्ट हुई फाइलें हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जो अभी नए राज्यपाल बने उन तक पहुंचाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पुराने उपराज्यपाल की, अनिल बैजल की, तो अनिल बैजल के पास कई बार कह सकते हैं घर घर राशन पहुंचाने की जो योजना थी उसकी भी फाइलें पहुंचाई गई थी। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य को लेकर भी कई बार फाइलें पहुंचाई गई थी, मगर उन तमाम जो फाइलों को रिजेक्ट किया गया था और कई बार साइन भी नहीं किए गए थे और फाइलों को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पुराने उपराज्यपाल के और दिल्ली सरकार के बीच में काफी तकरार देखने को मिली थी। लगातार कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि उपराज्यपाल जो है वो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके कार्य को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, जनता को भी गुमराह किया जा रहा है, जनता के हित में जो काम करने हैं दिल्ली सरकार ने उनको नहीं करने दिया जा रहा है। तमाम आरोप लगाए गए थे और यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही उपराज्यपाल जो है वो उनके इशारे पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर नए उपराज्यपाल की बात करें वीके सक्सेना की, तो वीके सक्सेना के ऊपर भी लगभग यही आरोप जो है वो अब लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वीके सक्सेना ने जिस तरीके से जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहीं ना कहीं पानी की कमी को लेकर दिल्ली की जनता को परेशानियों को दूर करने की जो कोशिश की गई है, तो उससे तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल जो है वो खुद कटघरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें, क्या दिल्ली सरकार की और फाइलों को रिजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी वीके सक्सेना के द्वारा, यानी कि नए उपराज्यपाल के द्वारा, या फिर स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां हैं दिल्ली के अस्पतालों के अंदर, क्या उनको लेकर भी कहीं ना कहीं नए उपराज्यपाल जो है वो बैठक कर सकते हैं? ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के हाथ में है, और उपराज्यपाल इनको अगर दोबारा से कहीं ना कहीं रोकते हैं जैसे पहले रोका जा रहा था नए पुराने उपराज्यपाल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं फिर आरोप प्रत्यारोप जरूर लग सकते हैं और इसी को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो नए उपराज्यपाल के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमलावर हो सकती है। मगर देखना होगा क्या जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है, क्या ये सिलसिला उपराज्यपाल के द्वारा आगे भी जारी रहेगा या और विभागों के लिए भी कहीं ना कहीं उपराज्यपाल बातचीत करेंगे? तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर क्या मोड़ लेके आते हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो तकरार है शायद वो दोबारा से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। जी।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। तो एक बार फिर से आप सभी का राजधानी लाइव में स्वागत है। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने के संदेह में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई इस याचिका में उसने पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ की आशंका के चलते आवश्यक सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका को वापस लेने के बाद अब बिश्नोई यही याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर करेगा। बिश्नोई के वकील ने न्यायमूर्ति स्वराना कांत शर्मा के सामने कहा कि वो याचिका को वापस लेना चाहते हैं और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष इसे दर्ज कराना चाहते हैं। इसी के साथ अदालत ने याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हो सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड है, इस पूरे मामले में जो बिश्नोई है उसने जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, अब उस याचिका को वापस ले लिया गया है, तो क्या कुछ अपडेट है इस याचिका को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर लगातार ही अगर हम कहें कि काफी बड़ा सनसनी मामला बन चुका है। लगातार पंजाब सरकार हो या फिर पंजाब पुलिस हो, इस केस को सुलझाने की कोशिश करे। इसके तहत कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, कई कैदियों को इसी तौर पे हम कहें कि प्रोडक्शन वारंट में पंजाब में लाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेल से जुड़े हुए तार नजर आ रहे हैं। अगर हम कहें कि सिद्धू वाला मर्डर की हम बात करते हैं, तो जो सीए तौर पे जिस गैंग ने इसके ऊपर क्लेम लिया है, वो खुद लॉरेंस बिश्नोई का खुद का ग्रुप है। उन्होंने इसका क्लेम लिया। गोल्डी ब्रांड ने बकायदा एक पोस्ट डाल के क्लेम लिया था कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया है और ये बदला लिया गया था विक्की मुंडकेड़ा का, जैसा उनका कहना है। ये चीज इससे उन सभी चीजों को लेके सुनवाई की जानी थी। सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ से जुड़ा हुआ नजर आ रहा था। तो पंजाब पुलिस तैयारी कर रही थी कि प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब लाने की। इसी चीज को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उनको प्रोडक्शन वारंट में पंजाब ना भेजा जाए, पर क्योंकि जुरिडिक्शन इशू आ जाता है तो यहाँ पे वो वहां पे खारिज हो सकती। तो इसके लिए उन्होंने कल ही अपनी जो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी उसे वापस लिया और कल ही देर शाम अगर हम कहें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपील की है कि उन्हें पंजाब ना भेजा जाए और पंजाब ना प्रोडक्शन वारंट में पंजाब ना भेजा। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि अगर वो पंजाब जाते हैं तो उन्हें जो पंजाब पुलिस है एक फेक इनकाउंटर मार सकते हैं। जी तौर पर उन्होंने अपने जान को खतरा बताया है। उन्होंने बोला कि उनको पंजाब ना भेजा जाए, क्योंकि अगर पंजाब जाते हैं तो एक फेक इनकाउंटर या फिर किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें रास्ते में ही मारा जा सकता है। तो इस चीज को लेके उन्होंने अपील की है। कल अपील लगा दी गई थी और तब तक अगर उनके सुनवाई के लिए कोई डिसीजन नहीं हुआ था, पर आज मोस्ट प्रॉब्ली इस केस के ऊपर सुनवाई हो जाएगी। तो अहमियत ये है कि आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई की अगर हम बात करें तो ये मर्डर उनके गैंग की तरफ से किया गया है। लगातार उनके गैंग के मेंबर गोल्डी ब्रांड ने बकायदा क्लेम लिया है, तो कहीं ना कहीं उनसे तार जुड़े नजर आ रहे थे। तो इसलिए पंजाब पुलिस चाहती है कि उनसे पूछताछ हो सके। आपको एक और चीज बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की बैरक की भी बकायदा जांच की जा चुकी है। जी हाँ, इस मर्डर के बाद बकायदा लॉरेंस बिश्नोई की बैरक की भी जांच की जा चुकी है कि कहीं कोई फोन या मोबाइल किसी तरीके से उन्होंने बाहर कम्युनिकेशन तो नहीं की थी, किसी तरीके से बाहर कोई मैसेज तो नहीं भेजा था, कोई ऑर्डर तो नहीं भेजा था, पर वहां पर कुछ नहीं मिला। तो उसके बावजूद भी लगातार पंजाब पुलिस उनसे पर्सनली पूछताछ करना चाहती है और प्रोडक्शन वारंट पे शायद जल्दी ही उन्हें वापस पंजाब लाया जा सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने अपील की है कि अगर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील किया है कि उनको जान को खतरा है। अगर इसमें एक और चीज भी, एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर उन्हें प्रोडक्शन वारंट लेके जाया जाता है तो पंजाब पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनको किसी तरह की भी जान मान का खतरा ना हो। तो एक बड़ा स्टेप उठाया गया है लॉरेंस बिश्नोई। वही दूसरी तरफ ये बात भी कही गई है
उनकी तरफ से कि जो पोस्ट डाली गई है उसमें इनडायरेक्टली कंप्लीट किया जा रहा है कि एक्चुअल में उनका इस मर्डर से कोई हाथ नहीं है, उन्हें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है, उनको जानबूझकर इस केस से जोड़ा जा रहा है। तो ये भी एक पहलू उनकी तरफ से रखा गया है। तो अब देखना होगा कि आज जो सुनवाई होती है क्या उस चीज को कंसिडर करती है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, क्या इसके ऊपर इंटरफेयर करती है, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट पुलिस लाती है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस ग्रुप क्लेम ले चुका है और अब लॉरेंस बिश्नोई भले ही इस क्लेम से बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको शायद प्रोडक्शन वारंट लाया जाए, पर सवाल ये है कि क्या पूछताछ के ऊपर रोक लगेगी, क्या प्रोडक्शन वारंट पे रोक लगेगी, या फिर कोई तीसरा रास्ता निकाला जाएगा। शायद दिल्ली पुलिस के पास ही, अगर हम सीधे तौर पे कहें कि लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाए और पंजाब की टीम को वहां जाके पूछताछ का ऑप्शन दिया जाएगा, ये कुछ देर तक ही क्लियर हो पाएगा। पर आज जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई का अपील लगी है, वो आज उसके ऊपर कुछ एक डिसीजन आ सकता है। जी अमित, जिस तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एसआईटी का गठन किया और इस एसआईटी के गठन में 3 नए अधिकारी जोड़े गए हैं, अमित इसे लेकर क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है? देखिए जो 3 अधिकारी जोड़े गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आईजी रैंक के हैं, सीनियर रैंक के हैं, खुद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के भी 2 सदस्य हैं। तो इस चीज को बड़ी सीरियसली लिया जा रहा है। देखिए एक चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की भी लापरवाही नहीं हो, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान कह चुके हैं कि बिल्कुल पूरी सख्ताई के साथ कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज एक स्टैंड क्लियर है, क्योंकि इस एक मर्डर से पंजाब के माहौल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, पंजाब का माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ। इसके साथ ही अगर हम कहें कि पंजाब के यूथ को, क्योंकि एक यूथ आइकॉन, एक मेजर यूथ आइकॉन, सिर्फ पंजाब का ही पूरे भारत का एक बहुत बड़ा यूथ आइकॉन चला गया है। तो इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और जो एसआईटी बनाई गई है उसमें 2 एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखी गई है कि किसी तरह की भी छूट नहीं दी जाएगी, किसी तरह की ढील नहीं होगी और जो दोषी हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा और उनको जरूर, अगर हम कहें सिद्धू मूसेवाला फैमिली को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। एक फिक्स स्टैंड के साथ गया और शायद इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने प्रोडक्शन वारंट को रुकवाने के लिए ये कदम उठाए थे। उन्हें कहीं ना कहीं एक स्टैंड नजर आ चुका है कि पंजाब सरकार बिल्कुल सख्ताई से इसके ऊपर कार्रवाई करवाएगी और जो दोषी होंगे उनके ऊपर जो बनती सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो करवा के ही मानेगी। जी अमित, जिस तरीके से तिहाड़ जेल में जो है बिश्नोई बंद है उसके बाद भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, तो इससे तो सीधे जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है। जी बिल्कुल, देखिए बात की जाए लगातार ही ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं जेल प्रशासन के ऊपर। देखिए कि जितने भी अगर हम बात करें, चाहे मैं बबिया ग्रुप की बात कर लूं, चाहे बिश्नोई ग्रुप की बात कर लूं, इन सब के जो मेन लीडर्स हैं या तो जेल के अंदर है या फिर इंडिया से बाहर है। और इस जो सभी चीजें हो रही हैं उसके बावजूद सीधे तौर पे जेलों के अंदर से हो रही है। जैसा आता है कि जेलों के अंदर से कॉल आती है, फिरौती जेलों के अंदर से मांगी जाती है, लोगों को एक्सटॉर्शन की कॉल्स भी जेलों के अंदर से आती है। सवाल यही है, इसको लेकर लगातार प्रशासन इस चीज को जानता है, प्रशासन इस चीज को टैकल भी कर रहा है कि किस तरीके से इन कॉल्स को रोका जाए, किस तरीके से किसी भी तरीके से जो कॉल जेलों के अंदर से कॉल जा रही है, जो अंदर से एक्सटॉर्शन चल रही है, उसको रोकने के अलग कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि बात करें कि जेल मंत्री हरजोत बैंक्स की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जेलों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, कि जेलों से कॉलों को रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने की सोच रखी जा रही है कि किस तरीके से जेलों के अंदर से कॉल रोकी जा सकेगी, किस तरीके से क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। क्या जैमर लगाना ऑप्शनल, एक ऑप्शनल वाइबल ऑप्शन है वो लगाया जा सकता है, किन किन स्टेप से लेके जेलों के अंदर से कॉल होगी। फिर देखिए बाहर गैंगस्टर्स नहीं है, बाहर गैंगस्टर्स की चेल है, मेन अगर बात करें जो अंदर से कॉल, एक्सटॉर्शन, धमकियां, मर्डर के ऑर्डर, शूटिंग के ऑर्डर, सब कुछ जेलों के अंदर से आ रहे हैं। क्योंकि जितने भी मेन गिरोह है, अगर हम बात करें चाहे बबिया ग्रुप मान लो, चाहे बिश्नोई ग्रुप, उन सब के हेड्स जेलों के अंदर है और जेलों के अंदर से ही अपने गैंग को चला रहे हैं। तो इस चीज को सरकार जानती है और उसके ऊपर नकेल बांधने की कोशिश की जा रही है। लगातार बैरक्स की रेड हो रही है, लगातार बैरक्स चेक हो रहे हैं, जहां पे फोन मिल रहा है उन्हें सीज किया जा रहा है, जहां पे बंदी कार्रवाई चाहे जेल प्रशासन पे हो चाहे खुद जो अगर हम बात करें कि गुनहगारों को, उन सब के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, पर फिर भी कॉल्स नहीं रुक रही। और इस चीज को लेकर अगर हम कहें कि पंजाब सरकार ने नया अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया स्टेप उठा के उसे रोका जा सकता है, तो वो भी चीज कंसिडर की जाएगी। और इसी कड़ी में बात करें तो शायद जल्दी जेलों की मॉडर्नाइजेशन में हमें जैमर भी देखने को मिल सकते हैं जेलों में, जिसके बाद शायद जेलों के अंदर से कॉल एटलीस्ट रुक जाएंगी। पर जब तक वो नया स्टेप लागू नहीं होता, जब तक ये जो अंदर से कॉलें नहीं रुकती, तब तक जो अंदर से कंट्रोलिंग चल रही है वो नहीं रुक पाएगी। पर जो मेन चीज है, अगर अपने पंजाब में गैंगस्टर कल्चर खत्म करना है, सबसे पहले जो जेल के अंदर ऑर्डर बैठे हैं, जो बॉस बैठे हैं,
गैंगस्टर्स के, उनको ऑर्डर देने की प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी, क्योंकि वो जेल के अंदर सुरक्षित है, वहीं से बाहर कॉल करते रहते हैं, चाहे किसी भी मीन्स का इस्तेमाल करके ऑर्डर पास करते रहते हैं। तो उस चीज को नकेल लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर वो रुक जाता है तो शायद आधा गैंगस्टर नेटवर्क तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। जी अमित, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है 5 दिन की रिमांड पर है, क्या इस रिमांड को और अधिक दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो रिमांड वो 5 दिन की रिमांड में वो पंजाब पुलिस ने नहीं लिया। वो रिमांड एक अगर हम सही तौर पे कहें आर्म्स एक्ट के तहत है, जो उनके पास हथियार बरामद हो उनके तहत उन्हें रिमांड पे लिया गया। वो एज़ सच अगर हम कहें कि खुद दिल्ली पुलिस किसी और मामले में उनसे पूछताछ कर रही है, वो दूसरा केस है। अगर दिल्ली पुलिस को उस केस के रिलेटेड और एक्सटेंशन चाहिए, तो उनकी जुरिसडिक्शन में आता है, वो अपील कर सकते हैं। पर एज़ सच पंजाब पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जब ये 5 दिन की रिमांड खत्म हो जाए, तो वो खुद प्रोडक्शन वारंट पे बिश्नोई को पंजाब में ले आए और जितना हो सके जल्दी ले आए, ताकि, क्योंकि जितना समय लटकता है उतने ज्यादा ही तार कमजोर होते जाते हैं, उतने ही जल्दी गुनहगारों के पास समय होता है अपने सबूत मिटाने के लिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को जल्द से जल्द यहाँ पंजाब में लाया जाए, तो कोई क्लू, कोई हिंट उनसे मिल सकता है जो असली गुनहगारों को ट्रेस करने में शायद फायदेमंद पुलिस के हाथ लग सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मशहूर बिल्डर संजय बियानी हत्याकांड मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें कि बिल्डर संजय बियानी की हत्या की साजिश आतंकी हरविंद सिंह संधू उर्फ रिंदा ने रची थी। रिंदा ही पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। नांदेड़ पुलिस की विशेष टीम ने 55 दिनों की जांच के बाद केस की जो गुत्थी है वो सुलझा दी है। इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अन्य आरोपियों की अभी तलाश जारी है। एक्सटेंशन के पैसे के लेन देन को लेकर संजय बियानी की 5 अप्रैल 2022 को गोली मारकर हत्या की गई थी। नांदेड़ पुलिस के मुताबिक साल 2019 में रिंदा ने अपने गुर्गे के जरिए बिल्डर संजय बियानी से 5 करोड़ रुपए के लेन देन की मांग की थी, और लेकिन संजय बियानी ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। इस बात से गुस्सा होकर रिंदा ने बियानी की हत्या को अपने गुर्गे के सहारे अंजाम दिया था। एक्सटॉर्शन का पैसा क्या आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जांच के लिए नांदेड़ पुलिस जुटी हुई है। 2016 में रिंदा के भाई की नांदेड़ में हत्या हो गई थी। भाई के खून का बदला लेने के लिए उसने 2 लोगों की हत्या करवाई। 2016 से 2019 के बीच अपने गुर्गों के जरिए कई लोगों के करोड़ों का एक्सटॉर्शन की वसूली रिंदा ने करवाई। 5 अप्रैल 2022 को यहाँ के प्रसिद्ध व्यवसायिक श्री संजय बियानी, इनकी हत्या हुई थी। उस हत्या का तपास और उसकी जांच हमने एसआईटी यहाँ पर गठित करके उनके द्वारा की गई थी। तकरीबन 55 दिन के तपास में ये पता लग गया है और उस तपास के आधार पर हमने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 6 आरोपियों को 10 दिन का रिमांड मिला है। इसके आधार पर और भी आरोपी बाकी हैं और वो और भी आरोपी मिलेंगे और उनको हम निष्पन्न करके इस ऑफेंस में अरेस्ट करने वाले हैं। ये जो 6 आरोपी हैं वो नांदेड़ या उसके आसपास के हैं। ये ऑफेंस में हमने 120B ये सेक्शन लगाया है कॉन्स्पिरेसी का, और ये कॉन्स्पिरेसी थी जो रिंदा के द्वारा चलाई गई थी और उनके फुट सोल्जर्स के द्वारा जो चलाई गई थी। उसके आधार पर ये हमने ऑफेंस जांच की है और इस पे जो बाकी आरोपी बाकी हैं
उनके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और वो भी हम मगर जल्द से जल्द निष्पन्न करके वजह क्या बताया जाता है? अभी तक तो जो प्राइमा फेसी दिखाई देता है वो वजह जो है वो एक्सटॉर्शन और पैसे के लेन देन, इसके ऊपर ही ये सब गुनाह हुआ है। तो इस खबर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मशहूर बिल्डर संजय बियानी हत्याकांड के पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। क्या है ये चौंकाने वाले मामले खुलासे? जिसमें जो जिनका नाम का जो आतंकवादी है उसने बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की मांग की थी 2021 में, लेकिन नहीं दे रही थी। एवं से उसने इस पूरे हत्या प्रकरण में प्राथमिक के तहत बिल्डर को जो है गोली मार। सत्यप्रकाश, ये पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में अभी तक पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है? देखिए, बिल्डर पर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि पूरा गैंग है जो कि आतंकवादी संगठन से मिलकर यह लोग जाते हुए इस तरह की नाव को अंजाम देते थे। फिलहाल करोड़ों की वसूली की गई है अलग अलग इलाकों से, अलग अलग लोगों से, इस तरह की जानकारी है। लेकिन इन करोड़ों की वसूली के पीछे क्या आतंकवादी संगठन में यह पैसे रुपए लगाए जाते हैं, इस तरह की जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल यह माना जा रहा है कि और 5 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा आतंकवादी संगठन है जिसको नांदेड़ डीआईजी ने खुलासा किया। फिलहाल ये माना जा रहा है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वो 6 लोग नांदेड़ इलाके में ही रहते हैं और उसकी शिनाख्त की जा रही है कि और इसके साथ 6 लोग जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये पूरा हत्याकांड जो संजय बियानी का ये पूरा हत्याकांड है, ये किसके इशारे पर ये पूरा हत्याकांड जो है इसको अंजाम दिया गया था? बिल्कुल देखिए, संजय बियानी एक बड़ा बिल्डर है, नामी बिल्डर है। उसके पास काफी प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते जिंदा नाम के आतंकवादी ने 22 अप्रैल 2019 को 5 करोड़ की मांग की, लेकिन बिल्डर ने इस पूरे मामले में नकार किया था, जिस वजह से इसकी हत्या का फांसी कसा गया। वही महाराष्ट्र नांदेड़ पुलिस ने 55 के बाद इस मामले में गिरफ्तारी की और बड़ा खुलासा किया है। यह प्रकरण पैसे के लेन देन और आतंकवाद से जुड़ने के सारे को लेकर इस तरह की चीजें सामने आई है। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद जो है अब कहीं पुलिस इस मामले में पुलिस कस्टडी लेकर जो है इस मामले की जांच करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि और 5 लोगों की पूरे मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पुलिस इस पूरे हत्याकांड में आगे की क्या कार्रवाई में जुटी है, आगे क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इस पूरे हत्याकांड में की जाएगी? देखिए, पुलिस ने अब तक हत्या और 120 भी लगाया, मतलब कॉन्स्पिरेसी के मामला जो पूरा एक साथ प्रकरण बनाया गया, एक गुनाह को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई, इस तरह का मामला लगाया गया है। ये माना जा रहा है कि अगर ये तय हो जाता है कि जो पैसे मांगे गए थे वो आतंकवादी गतिविधियों में लगाने के लिए मांगे गए थे, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में इन सभी आरोपियों के ऊपर मकोसा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आतंकवादी संगठनों से अगर कोई जुड़ता है तो उसके ऊपर इस तरह की धाराएं लगाई जाती है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में अगर हमारा पुलिस नांदेड़ पुलिस तय कर पाती है कि जो पैसे मांगे गए थे वो आतंकवादी संगठन तो पूरे मामले में सभी आरोपियों जरूर बनने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मतगणना से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 जून यानी आज हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, जहां पर दोपहर 1 बजे गोलापार स्थित सर्किट हाउस में जनपद के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद वो 3:30 बजे खटीमा के लिए रवाना होंगे, जहां रात्रि विश्राम खटीमा में उनके द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव का 3 जून को जो है परिणाम सामने आने वाला है और जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित दून विश्वविद्यालय केदारपुरम में 10 बजे डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध और अध्ययन केंद्र का लोकार्पण और कार्यशाला प्रतिभाग करेंगे और 11:55 पर देहरादून से प्रस्थान करेंगे। तो आपको बता दें कि मतगणना से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 जून यानी आज हल्द्वानी पहुंच रहे हैं और इसी के साथ जहां 1 बजे गोलापार स्थित सर्किट हाउस में जनपद के अधिकारियों के साथ वो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और आपको बता दें कि 3:30 बजे खटीमा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे, जहां रात्रि विश्राम खटीमा में उनके द्वारा किया जाएगा और इसी के साथ चंपावत उपचुनाव का जो परिणाम है 3 जून को सामने आएगा। जानकारी के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित दून विश्वविद्यालय केदारपुरम में 10 बजे डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध का लोकार्पण भी करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। अमित, मतगणना से ठीक पहले यानी आज जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, आज वो हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, मतगणना यहाँ 3 तारीख को यानी कल होनी है खटीमा, ये आपका चंपावत में, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर हल्द्वानी और खटीमा का दिन का 2 दिवसीय का दौरा है, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री करीब 1 बजे हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद सर्किट हाउस में जो अधिकारी उनके साथ समीक्षा बैठक की होनी है और उसके बाद वो खटीमा के लिए रवानगी कर लेंगे और संभवतः, हालांकि अभी कल का उनका कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन कल क्योंकि यहाँ पर मतगणना है तो कल उनका ध्यान चंपावत विधानसभा में रहना है, उसको लेकर के यहाँ पर हल्द्वानी वो आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी तरफ से बैठक की जानी है और उसके बाद वो उनका रात्रि विश्राम आज खटीमा रहने वाला है। जी अमित, जिस तरीके से आज जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो हल्द्वानी आने वाले हैं और आज पूरे दिन भर का सीएम पुष्कर धामी का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज वो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी यहाँ पर करने वाले हैं, तो दिन भर का क्या क्या कार्यक्रम आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है? देखिए, जानकारी के मुताबिक जो उनका अभी कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें 1 बजे वो यहाँ पर हल्द्वानी पहुंचेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस जो काठगोदाम में स्थित है वहां पर पहुंच करके अधिकारी से उनकी समीक्षा बैठक है। कई विभागीय अधिकारियों के साथ जो लगातार कार्य, क्योंकि इससे पहले भी भाजपा की सरकार रही है और अब भाजपा की सरकार है, किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों में जो काम चल रहा है, जिस योजना के तहत वो कितनी गति से आगे चल रहा है, कितना आगे बढ़ गया, किस तरह की जरूरतें अधिकारियों को काम को लेकर के हो रही है, वो सभी चीज पहाड़ों में होना है और जो यहाँ पर जो करके यहाँ पर तैयारी की जा रही है। दूसरा यहाँ पर कई कामों की जो है वो बंदी है और स्वीकृति कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर के उनकी तरफ से बैठक की जाएगी और संभवतः अगर कोई ढिलाई बरतते हुए कोई अधिकारी पाया जाता है तो मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश भी दिया जा सकता है और जो यहाँ पर विभागीय अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से पूरा लेखा जोखा पर तैयार किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन अगर देनी है तो मुख्यमंत्री के सामने वो सभी चीज़ों का यहाँ पर कार्य होना है। उसके बाद करीब 3:30 बजे वो यहाँ खटीमा जाएंगे और वहाँ पर जो कार्यकर्ता मुलाकात होनी है, उसके बाद रात्रि विश्राम उनका खटीमा में है। जी, जिस तरीके से लोकार्पण की बात भी सामने आई है, तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी किन किन चीजों का लोकार्पण कर सकते हैं? बिल्कुल निसार, मैं आपको बता दूं कि यहाँ हल्द्वानी में अगर वो पहुंचते हैं और यहाँ विभाग के अधिकारी से बैठक होती है, उसके बाद कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, लोकार्पण यहाँ पर होने हैं कई योजनाओं के। अभी क्योंकि अभी उनकी तरफ से ऐसा कोई यहाँ पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर लोकार्पण यहाँ पर होते हैं तो कई यहाँ पर योजना है जिसमें लोकार्पण हो सकता है। सिंचाई विभाग की बात की जाए, यहाँ पर रोडों की बात की जाए, क्योंकि कई तरीके से अभी काम होने हैं यहाँ पर कुमाऊं मंडल के अंदर, तो उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो चंपावत में क्योंकि कल मतगणना है और वहाँ पर
किस तरीके से कार्रवाई होनी है, उस सभी को लेकर के एक प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं प्रेजेंस अपनी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सभी जगहों पर देना चाहते हैं। कुमाऊं मंडल के साथ गढ़वाल मंडल में लगातार उनकी प्रेजेंस रहती है और यही कारण है कि मतगणना से एक दिन पहले उन्होंने हल्द्वानी का कार्यक्रम रखा है और यहाँ पर जो संबंधित है विभागीय अधिकारी उनके साथ यहाँ पर बैठक की जाएगी और जो काम की गति है उत्तराखंड के अंदर काम चलने को लेकर कुमाऊं के अंदर, उन सभी पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। जी अमित, जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है हल्द्वानी पहुंच रहे हैं और यहां पर वो कई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं, तो वो कौन से विकास कार्य है जिनकी आज समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी? देखिए निशा, यहाँ पर जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से जो कहीं ना कहीं तेजी बीजेपी सरकार में लगातार हो रही है और जो विकास कार्यों को लेकर के तमाम तरह की योजनाएं तैयार की गई हैं। कुमाऊं मंडल के अंदर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी कई रोडें हैं, ऐसे कई जगह हैं जहां पर अभी काम होना बाकी है, तो उसको लेकर के लगातार यहाँ विकास कार्य जो हो रहे हैं, रोडों का जो जाल बिछाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं समीक्षा होनी है और ऐसी जगह पे जहाँ पर कहीं जो स्टोरेज कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों के लिए होने थे वो उन सभी चीजों को होना है और एक योजनाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा सरकार चल रही है और उसी को लेकर के जो कार्य होने हैं और जो क्योंकि जिलाधिकारी के साथ बैठक होगी, जिलाधिकारी लेखा जोखा रखेंगे सारे कार्यों का। अगर कोई दिक्कत यहाँ पर उनको आ रही है तो उसकी भी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे और अगर जरूरत है यहाँ पर सरकार की अगर अधिकारियों को कार्य को, तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना है। तो कई तरीके की विकास योजनाएं जो चल रही हैं यहाँ पर कुमाऊं मंडल के अंदर, उन सभी को लेखा जोखा यहाँ पर आज मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर अधिकारी उनको देंगे और आगे किस तरीके से काम होना है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से मतगणना से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 जून गुरुवार यानी आज आपको बता दें कि हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, जहां पर दोपहर 1 बजे गोलापार स्थित सर्किट हाउस में जनपद के अधिकारियों के साथ वो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।